गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक जो हमने पढ़ा था इस वाले चैप्टर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, तो इसमें हमने बेसिकली इंटरफेस पढ़ा है। मतलब कि इंटरफेस की 3 फेज थी, G1, S और G2। ठीक है, फिर इनके कॉज ऑफ माइटोसिस अब भी हमें पढ़ना है। तो देखो, सेल डिवीज़न जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। मतलब सेल 3 वे में डिवाइड करती है। सेल डिवीज़न वो कौन कौन सा होता है? 3 टाइप्स। सबसे पहला होता है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस। सेकंड होता है माइटोसिस। माइटोसिस। और थर्ड टाइप होता है मियोसिस। मियोसिस। अब इसमें क्या होता है, अगर हमें माइटोसिस को स्टडी करना है तो हम इसको सोमैटिक सेल में स्टडी करेंगे। मतलब स्टडी इन रूट टिप। अगर मियोसिस को करना है, स्टडी इन एंथर। ये प्लांट की बात चल रही है। और एमाइटोसिस को हम डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट सेल डिवीजन या इंसिपिएंट सेल डिवीजन। मतलब क्या होता है, ये सबसे पुराने टाइप का सेल डिवीजन है, मेथड है जिसके थ्रू सेल डिवाइड करती है। और इसमें क्या होगा, अभी हम एमाइटोसिस को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एमाइटोसिस में क्या होता है, सेल डायरेक्टली डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, इसको बोला मैंने अभी, डायरेक्ट सेल डिवीजन। इसको माइटोसिस को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। और इसको मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं एमाइटोसिस। एमाइटोसिस ऑल्सो कॉल्ड, अभी बताया मैंने आपको, ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट और इंसिपिएंट, डायरेक्ट और इंसिपिएंट सेल डिवीजन। ये क्या होता है? सिंपलेस्ट टाइप का डिवीजन है। इट इज simplest, it is simplest type of cell division in which there is no synthesis of spindle, मतलब स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अंडरलाइन करेंगे इसको, नो सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल। ठीक है, नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मतलब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस नहीं होंगे। नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स एंड नो
disappearing, no disappearing of न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर नहीं होगी। नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, नो डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एमाइटोसिस के। क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले डायरेक्ट और इंसिपिएंट सेल डिवीजन, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सिंपलेस्ट क्यों बोलते हैं इसको? नो सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, मतलब क्रोमेटिन फाइबर भी कंडेंस नहीं होंगे, एंड नो डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे किस में? एमाइटोसिस में। ठीक है, किस किस में मिलता है? ऑकरेंस देख लेते हैं इसका। ऑकरेंस किस किस में मिलेगा? सबसे पहली बात फाउंड इन, देखो प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, फाउंड इन सर्टेन प्रोकैरियोट्स, certain prokaryotes like bacteria, cyanobacteria, yeast, and some eukaryotic cell। कुछ यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। कौन कौन सी यूकैरियोटिक सेल होंगी देखेंगे इसको। भाई यूकैरियोटिक सेल है जैसे कि अमीबा, कार्टिलेज सेल, फीटल मेम्ब्रेन सेल, एंडोस्पर्म सेल, सेल्स ऑफ सीड। तो देखो इसमें आपको क्वेश्चन जो देखने के लिए मिल सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीटल मेम्ब्रेन, विच टाइप ऑफ डिवीजन अकर्स इन फीटल मेम्ब्रेन एंड एंडोस्पर्म सेल ऑफ सीड्स। तो ये मिलता है हमारा कौन सा? एमाइटोसिस मिलता है। इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप। तो इसमें क्या होगा, देखो ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस, यहां पर ये साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियोलस। ये जब डिवाइड करेगी तो इसमें न्यूक्लियस साथ साथ डिवाइड करता है सेल के साथ साथ। तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में आ जाएगा न्यूक्लियोलस भी। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्या होगा,
ये फरो बढ़ती जाएगी, और फाइनली डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना देगी। ठीक है, इनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो ये हमारा एमाइटोसिस है। ठीक है, अब इसके मैं ड्रॉबैक बता देता हूं कि इसके ड्रॉबैक क्या क्या है हमारे। देखो, एमाइटोसिस हायर प्लांट्स में तो नहीं हो रहा ना एनिमल में, तो वो क्यों नहीं हो रहा है, कोई ना कोई इसका ड्रॉबैक होगा। देखते हैं ड्रॉबैक क्या है इसके। ड्रॉबैक ऑफ एमाइटोसिस। ड्रॉबैक यानी कि इसमें क्या होता है, देखो, इट कॉजेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ chromosomes leading abnormalities in metabolism, and reproduction। ठीक है, मतलब इससे क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन में एबनॉर्मलिटीज जर्मिनेट हो सकती, मतलब प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो ये क्या होता है, इसका ड्रॉबैक है। इसलिए एमाइटोसिस हायर प्लांट्स और एनिमल में नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जो है माइटोसिस क्या होता है और उसके क्या कॉज होते हैं, मतलब सेल डिवाइड करती क्यों है वो देखेंगे हम लोग। तो माइटोसिस पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग, देखते हैं क्या होता है माइटोसिस। नोट डाउन कर लीजिएगा। माइटोसिस देखेंगे। माइटोसिस तो क्या होता है, माइटोसिस में जेनेटिकली आइडेंटिकल टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस होती हैं। और अभी मैंने इसको नाम बताया था, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम इन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल। ठीक है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल टाइप सेल प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्रोमोसोम सेम इन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल, मतलब पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर
सेम होते हैं, इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब इसके कॉज पढ़ते हैं। कॉज ऑफ माइटोसिस। कॉज ऑफ माइटोसिस। देखो इसमें क्या होते हैं, इसके मतलब माइटोसिस के लिए बेसिकली दो थियरी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वो दो थियरी बोलती है हमारी, एक तो है कर्न प्लाज्म थियरी और दूसरी है सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। कॉज ऑफ माइटोसिस, कौन से कॉज है दो? फर्स्ट वन इज द कर्न प्लाज्म थियरी, कर्न प्लाज्म थियरी, और दूसरी है सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो ये दो कॉज की वजह से बेसिकली हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं कि सेल डिवाइड करती क्यों हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर्न प्लाज्म थ्योरी पढ़ते हैं। कर्न प्लाज्म थ्योरी, कर्न प्लाज्म थ्योरी जो होती है इसको प्रपोज किया था हर्टविड ने, गिवन बाय हर्टविड। हर्टविड ने कर्न प्लाज्म थियरी प्रपोज की थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी माइटोसिस अकर ड्यू टू disturbance of कारियोप्लाज्मिक इंडेक्स। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो माइटोसिस होता है ड्यू टू डिस्टरबेंस ऑफ कारियोप्लाज्मिक इंडेक्स, मतलब जैसे ही कारियोप्लाज्मिक इंडेक्स में डिस्टरबेंस होगा तो माइटोसिस हो जाता है। कारियोप्लाज्मिक इंडेक्स को हम और क्या बोलते हैं? और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये कारियोप्लाज्मिक इंडेक्स को ही बोलते हैं हम लोग। तो इसको अगर हम कारियोप्लाज्मिक इंडेक्स देखें तो वो किस तरीके से आता है वो हम यहां पर देखते हैं। तो KI कारियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इक्वल टू होता है VN अपॉन VC माइनस VN। तो VN होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC वॉल्यूम ऑफ सेल, और VC माइनस VN वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखो क्या होता है, जो स्मॉल सेल होती हैं, स्मॉल सेल, उसमें न्यूक्लियस का वॉल्यूम हाई होगा, और जब न्यूक्लियस का वॉल्यूम हाई होगा तो साइटोप्लाज्म यानी कि वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म डेफिनेटली कम होगा। जब ये कम होता है, ये कम होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। मतलब न्यूक्लियस जो है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियस सेल की जितनी भी एक्टिविटी हैं जब तक कंट्रोल करेगा सेल डिवाइड नहीं करेगी, लेकिन जब न्यूक्लियस सेल की जितनी भी साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी हैं उनको कंट्रोल करने में फेल हो जाता है तो सेल डिवाइड करती है। तो क्या बोलता है इसमें देखेंगे, स्मॉल सेल हैव
हाई कारियोप्लाज्मिक इंडेक्स, हाई KI, because volume of cytoplasm, because volume of cytoplasm is low या लेस, यानी कि स्मॉल सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम होता है। इन लार्ज सेल, लार्ज सेल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इन लार्ज सेल, इन लार्ज सेल लो KI कारियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है। इन लार्ज सेल न्यूक्लियस fail to control, nucleus fail to control all cytoplasmic activity, all cytoplasmic activity, so cell डिवाइड। मतलब जब न्यूक्लियस सेल की यानी कि साइटोप्लाज्म की जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको कंट्रोल करने में फेल हो जाएगा तो सेल डिवाइड करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन स्मॉल सेल nucleus efficiently control the activity of cytoplasm, so they are metabolically active cell, metabolic एक्टिव सेल, ठीक है। तो एक सिंपल लाइन में अगर मैं बात करता हूं कर्न प्लाज्म थ्योरी की, वो क्या बोलती है, सब कर्न प्लाज्म थ्योरी चल रहा है अभी, कोई और चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, mitosis occurs due to disturbance in KI of cell। मतलब कि जब कारियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है सेल का वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। देखो ये एक हमारे पास स्मॉल सेल थी, ये इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस पूरी सेल की जितनी भी एक्टिविटी हैं उसको कंट्रोल कर रहा है। इसने ग्रोथ कर लिया, ग्रोथ कर गया साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस उतना ही रहा। तो अब न्यूक्लियस जो है वो इस सेल की एक्टिविटी को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। देन
फाइनली ही डिसाइडेड टू डिवाइड दिस थियरी के अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। तो ये सेल डिवाइड कर दिया तो स्मॉल सेल बन गई, फिर से सेम सिचुएशन आएगी, ये लार्ज हो गई और फाइनली फिर से डिवाइड करेंगे। ये इस जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ये हमारी कर्नप्लाज्म थ्योरी बोलती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है जब तक जितनी भी साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता रहेगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, लेकिन जिस टाइम पे न्यूक्लियस फेल हो जाएगा सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में तो सेल विल डिसाइड टू डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारी कर्नप्लाज्म थ्योरी थी। अब हम पढ़ते हैं सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस के लिए जितनी भी एक्टिविटी साइट हैं वो किस तरीके से एक्टिव रहेंगी, नोट करते चलिएगा। सरफेस वॉल्यूम रेशियो देखेंगे हम लोग। सरफेस वॉल्यूम रेशियो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अ सेल ड्रॉ all the material needed for its growth and maintenance from its surface। मतलब जो सेल है अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो भी मटेरियल है वो अपने सरफेस से क्या करती है, ड्रॉ करती है। देन सेल ग्रो करेगी। अब देन सेल ग्रो एंड वॉल्यूम ऑफ सेल is more than its surface। मतलब अब सेल ने ग्रो करा तो जो वॉल्यूम जो है सेल का वो उसके सरफेस से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, देन अ stage will reach when surface become insufficient to draw the material at such critical stage a cell have to divide। मतलब इस स्टेज पे सेल को डिवाइड करना पड़ता है। ये थियरी है हमारी कौन सी, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, मतलब क्या है इसमें कि एकदम सिंपल सी बात है, जब स्मॉल सेल होगी तो जो वॉल्यूम ऑफ सेल है वो उसके सरफेस के कंपैरिजन में कम होगा।
तो जितना भी सेल की ग्रोथ के लिए मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो उसकी सरफेस से एब्जॉर्ब किया जाएगा। फाइनली सेल ग्रो कर गई तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू इट्स सरफेस। तो एट दिस सिचुएशन क्या होगा कि सरफेस इज इनसफिशिएंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, देन सेल हैव टू डिसाइड डिवाइड, मतलब इस सिचुएशन में सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारी सरफेस वॉल्यूम रेशियो था। ठीक है, अब हम माइटोसिस को पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अभी तो हमने इसकी दो थियरी बताई थी कि ये सेल डिवाइड करता ही क्यों है, तो वो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो अब हम माइटोसिस को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, हाँ, माइटोसिस देखेंगे अब हम। तो देखेंगे माइटोसिस। देखो माइटोसिस को सबसे पहले अगर प्लांट की बात करता हूं, प्लांट में जो स्टडी किया था वो स्ट्रसबर्गर ने किया था और फ्लेमिंग ने एनिमल में किया था। ठीक है, बाय स्ट्रसबर्गर in plants and by W. Fleming when Fleming in animals। ठीक है, तो ये जो है माइटोसिस के स्टडी के रिलेटेड है, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, इसको और क्या क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, इसको इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं, और सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं इसको, सोमैटिक सेल डिवीजन, और इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं इसी को, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन chromosome number same in both parent cell and daughter cell। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। सोमैटिक, ये सोमैटिक सेल में होता है तो सोमैटिक डिवीजन भी बोलते हैं इसको। इक्वेशनल डिवीजन हो गया, डायरेक्ट सेल डिवाइड करती है, और क्रोमोसोम नंबर सेम इन बोथ पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल। ये इसके की पॉइंट हैं। इसकी टाइम रेंज की अगर बात करते हैं, टाइम ranges from 30 minutes to 3 hours। 30 मिनट से 3 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है, और टाइम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है,
ठीक है, या टिश्यू पे डिपेंड करेगा, सेल टू सेल पे भी डिपेंड कर सकता है। टाइम इज स्पीसीज स्पेसिफिक, but also depends upon type of tissue, temperature, एक्स्ट्रा। ठीक है, इस पे भी ये डिपेंड करता है। किस किस में मिलता है, अभी मैंने बताया था, ये बेसिकली सोमैटिक सेल में मिलता है हमारी। ठीक है, बिकॉज ग्रोथ का रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ जो होगी जिन सेल में उसमें होगा, और जो हमारे गोनाड्स हैं उसमें भी माइटोसिस होगा एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अकरेंस कहां पे मिलेगा? अकर्स इन बोथ सोमैटिक सेल cells during growth as well as germ cells of the gonads। कब मिलेगा? ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस। मतलब गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे। ठीक है, और प्लांट के अंदर कहाँ मिलता है? इन प्लांट माइटोसिस अकर्स इन मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, इन प्लांट्स माइटोसिस अकर्स इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी कौन से? रूट एंड शूट एपेक्स। रूट एंड शूट एपेक्स। और इन मैन कहां मिलता है ये? स्किन, बोन मैरो, इट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसमें मिलता है हमारे, यानी कि सोमैटिक सेल में मिलता है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें हम इसकी दो फेजेस होती हैं, अभी हमने पढ़ा भी था, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको, हम नोट करते चलिएगा। फेजेस ऑफ माइटोसिस। दो फेज हैं। फर्स्ट है कार्योकाइनेसिस, और न्यूक्लियर डिवीजन, और सेकंड होती है साइटोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन।
तो देखो जो कार्योकाइनेसिस है वो बेसिकली हमारी 4 फेज में कंप्लीट होगी। वे 4 फेज कौन कौन सी थी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो सबसे पहले हम कार्योकाइनेसिस पढ़ेंगे, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और उसकी भी सबसे पहले प्रोफेज देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कार्योकाइनेसिस। तो सबसे पहली है इसमें प्रोफेज। प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज ये लॉन्गेस्ट फेज होती है। प्रोफेज को हम क्या करते हैं? 3 सब फेज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, प्रोफेज को 3 सब फेज में डिवाइड कर देंगे। बेसिकली कई बार एक में ही पढ़ा दिया जाता है, तो इसको हमने थोड़ा इजी करने के लिए 3 सब फेज में डिवाइड किया है। सबसे पहला है अर्ली प्रोफेज, सेकंड होती है मिड प्रोफेज, और थर्ड होती है लेट प्रोफेज। तो देखो अर्ली प्रोफेज में 2 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, 2 चीजें होंगी, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो इसका अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं तो इसका डायग्राम क्या होगा देखेंगे। अर्ली प्रोफेज का मेरे पास सेल है, ये इसके अंदर ये न्यूक्लियस, और मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन 5 जो है वो कंडेंस होना शुरू कर देंगे, लेकिन इतने ज़्यादा कंडेंस नहीं होंगे कि वो यहाँ पर विजिबल फॉर्म में आ जाए। और दूसरा क्या स्टेज हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यानी कि सेंट्रियोल। ये एस्टर रे फॉर्म होने लगती है। मिड प्रोफेज में क्या होता है? जो यहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, यहां पर मोर कंडेंसेशन होगा, मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। देखो डिसअपियर होना स्टार्ट हुई है, पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं है। क्रोमोसोम को मोर कंडेंस कर दो,
सेंट्रियोल जो है ये अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, इनको एस्टर रे बोलते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर्स, और ये क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड। ठीक है, अब इसकी लेट प्रोफेज की बात करते हैं। लेट प्रोफेज में क्या क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। इसके साथ में जितने भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, नियरली complete disappearance of Golgi body, endoplasmic reticulum, nuclear membrane, ठीक है, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, मतलब स्पिंडल कंप्लीटली बनकर तैयार हो जाएगा यहां पर। तो देखेंगे किस तरीके से दिखेगी सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नियरली डिसअपियर हो गई है। ठीक है, जो सेंट्रियोल है वो अपना पोजीशन में है। ठीक है, और इसमें ये क्रोमोसोम। ठीक है, ये हमारा प्रोफेज के अंदर होता है सब चीज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फेज आती है मेटाफेज। ठीक है, नोट करते रहिएगा। मेटाफेज, मेटाफेज इट टेक्स अबाउट 2 to 10 मिनट। 2 to 10 मिनट मतलब 2 से 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स अरेंज एट इक्वेटर in one equatorial plate, ठीक है, और मेटाफेज प्लेट, and arrange perpendicular to the longitudinal axis of spindle. Each centromere
is jointed by each centromere is jointed by two chromosomal fiber. Chromosomal fibers, one from each pole. हर एक पोल से एक। और जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर लाई एट द इक्वेटर, सेंट्रोमियर्स lie at the equator, while arms are directed towards the pole. मतलब आर्म किधर की तरफ डायरेक्टेड रहेंगी? पोल की तरफ रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारा मेटाफेज में होता है। इसका डायग्राम देखेंगे, इस तरीके के इसके डायग्राम बनते हैं। क्या बोला इसमें कि वन इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे। इस तरीके से होगा। यहां पे क्या होंगे? सेंट्रियोल, ये फेज होगा। ठीक है, एकदम मेटाफेज प्लेट पे आ जाएंगे, परपेंडिकुलर आगे। अब इसमें एनाफेज देखते हैं हम लोग। एनाफेज क्या बोलती है? एनाफेज ये शॉर्टेस्ट फेज होती है। शॉर्टेस्ट फेज कितने मिनट में हो जाएगी? ओनली 2 to 3 मिनट, सबसे कम टाइम लगता है इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है? फाइनली सेल डिवाइड करती है, मतलब क्रोमोसोम टूट जाएगा। सेंट्रोमियर split so that two sister chromatids have their own centromere and daughter chromosome are formed. Daughter chromosome are formed. Proteinous interzonal
इंटरजोनल फाइबर्स are developed between centromere of daughter क्रोमोसोम्स। मतलब कि जो डॉटर क्रोमोसोम है उनके बीच में प्रोटीनस इंटरजोनल फाइबर्स डेवलप होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और इसके बाद में क्या होगा, ये तो फॉर्म हो गए। डॉटर क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। डॉटर क्रोमोसोम्स move towards opposite poles and may be capital V shaped, capital J shaped, and rod shaped. So anaphase divides the nuclear matter into two equal and similar halves. So called equational division. मतलब दो इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसका डायग्राम देखेंगे किस तरीके का बनता है। तो देखो एनाफेज में एक्चुअली डिवाइड कर रही है सेल, तो इसका डायग्राम, इसका मैं सेल मेम्ब्रेन नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट ऐसे ही समझा रहा हूं आपको। क्रोमोसोम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा देंगे, स्प्लिट भी हो गए हैं यहाँ पर। ये 4 इसलिए बना रहा हूँ, शुरू में मैंने 4 बनाए थे, ऐसा कोई नहीं है निकुल, ठीक है। बस ये है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यहीं पर बताया था मैंने, प्रोटीनस इंटरजोनल फाइबर डेवलप होते हैं बिटवीन 2 सिस्टर क्रोमैटिड। ये वाले जो हैं, ये कॉन्टिन्यूस फाइबर बनते हैं, ठीक है। इनको एस्ट्रल रे, सेंट्रियोल, दोनों को मिलकर बोलते हैं एस्टर।
एस्टर। फिर ये जो क्लाउड बन रहा है इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर क्लाउड। पेरीसेंट्रियोलर क्लाउड, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस फाइबर है ये वाला, और ये क्या बोला था, इंटरजोनल फाइबर, इसको इनको इंटरजोनल फाइबर्स। ये क्रोमोसोमल फाइबर हैं इधर के, क्रोमोसोमल फाइबर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एनाफेज है। अब इसके बाद हमारी लास्ट फेज आती है टीलोफेज। नोट करते चलिएगा इनको हाथों हाथ। टीलोफेज देखेंगे टीलोफेज में क्या होता है। जो कि हमारा जो न्यूक्लियर डिवीजन था, कार्योप्लाज्मिक डिवीजन, उसकी लास्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज, तो टीलोफेज में क्या होता है, इट टेक्स अबाउट 1 आवर। मतलब ये 1 आवर में कंप्लीट होता है। इट involves the changes which are opposite to प्रोफेज। मतलब क्या है, वहां पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरेंस हुई थी यहां पर अपियर हो जाएगी। जो वहां पर हमारे क्रोमोसोम फाइबर कंडेंस हुए थे यहाँ पर वे लूज हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हुए थे वो सब यहाँ पर अपियर हो जाएंगे। तो ये अपोजिट टू प्रोफेज है, ठीक है। मतलब इस तरीके से सेल दिखेगी। सॉरी, तो देखो इसमें ये हमारी अर्ली टीलोफेज है। अर्ली टीलोफेज। लेट टीलोफेज में क्या होगा, हल्का सा इसमें कंस्ट्रक्शन देखो एनाफेज से ही आना शुरू हो जाता है। मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होता है साइटोकाइनेसिस, वो एनाफेज से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है।
ये इसमें क्रोमोसोम आ गए, ये अभी इंटरजोनल फाइबर डेवलप रहेंगे, कनेक्ट रहेगा ये, ठीक है। इसको सेंट्रियोली बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लार्ज फरो। ये क्रोमोसोम या क्रोमैटिन फाइबर, ये लेट है। और फाइनली इसके बाद सेल डिवाइड करके दो सेल बना लेती है, टू डॉटर सेल फॉर्म हो जाती है, जो कि साइटोकाइनेसिस होती है। अभी साइटोकाइनेसिस पढ़ा रहा हूँ आपको, डायग्राम देख लेंगे उसको। ये इस तरीके से होगा, बहुत लूज, न्यूक्लियोलस भी फॉर्म हो जाएगा, बाकी सेंट्रियोल वगैरह सब प्रेजेंट होगा, सेंट्रोसोम। साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो देखेंगे साइटोकाइनेसिस कैसे होता है इसमें। लास्ट इसका साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस start at metaphase, during which the cell organelles like mitochondria arrange themselves equally on either side of equator, ठीक है। अब मेनली काम होगा इसमें एनाफेज में। ड्यूरिंग एनाफेज a ring of dense material called mid body is developed at the middle of spindle, then the cell membrane develops a construction which depends मतलब अंदर की तरफ डीप होता चला जाएगा, depends centripetally
centripetally and is called सेल फरो। मतलब सेल फरो फॉर्मेशन एनिमल सेल में। इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस स्टार्ट बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। इन प्लांट स्टार्ट बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, नोट कर लेंगे, ये हमारा माइटोसिस तक कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम मियोसिस पढ़ेंगे।